हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास को आरंभ करने वाले हैं। चूँकि हम लोगों ने पिछले 5 वीडियो में प्राचीन भारत इतिहास को कंप्लीट रूप से पढ़ लिए, ठीक है। आज से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को आरंभ करेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मेनली 16 चैप्टर हैं, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 18 नंबर का है। वो है उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल, ठीक है। उत्तर भारत में जो 3 साम्राज्य एक साथ विकसित हो रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चोल साम्राज्य, फिर संघर्ष का युग। आज हम लोग यही तीनों चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। जो प्रथम 3 चैप्टर हैं इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो उत्तर भारत में 3 साम्राज्य का काल, और दूसरा चोल साम्राज्य, और तीसरा संघर्ष का युद्ध। हम लोग इस वीडियो में तीनों चैप्टर पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश और दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके आगे आने वाले वीडियो में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य और उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, और साथ ही साथ भारत में सांस्कृतिक विकास, ये तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण और मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उसके आने वाले वीडियो में हम लोग मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधि, मराठों का उदय और विदेशी यात्रा के वृत्तांत, चारों चैप्टर हम लोग अंत में एक ही बार पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक बुक आपके लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है दोस्तों, और एक बुक आपके लिए प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। यदि आप इन दोनों दोनों बुकों को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप आसानी से जा करके डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों माध्यमों से दोनों बुक को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को आरम्भ करते हैं। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को आरंभ करते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल, ठीक है। ये जो बात है ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच का मैटर है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तर भारत के राजवंश, एक ही साथ 3 राजवंश जो है वो समकालीन थे, जैसे पाल राजवंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल राजवंश में सबसे पहला शासक थे गोपाल। इनका शासनकाल था 750 से 770 ईस्वी। प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम थे, 730 से लेकर के 756 ईस्वी इनका कार्यकाल था, शासनकाल था। इधर थे दंती दुर्ग, इनका जो शासनकाल था वो 735 से लेकर के 756 ईस्वी तक था। फिर पाल में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पाल में फिर आ गए धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, फिर विग्रहपाल, फिर नारायण पाल, फिर महीपाल प्रथम, और फिर रामपाल, और अंत में मदन पाल। इनका जो शासनकाल था वो 1144 से लेकर 1162 ईस्वी था, ठीक है। इधर नागभट्ट के बाद आ गए वत्सराज, फिर आ गए नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज प्रथम, फिर महेंद्रपाल प्रथम, और अंत में आ गए महीपाल प्रथम। इनका जो शासनकाल था वो था 912 से लेकर के 944 ईस्वी। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग के बाद आ गए कृष्ण प्रथम, इनके बाद ध्रुव, उनके बाद गोविंद तृतीय, फिर अमोघ वर्ष, फिर कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय, और अंत में आ गए कृष्ण तृतीय। इनका जो शासनकाल था वो 934 से लेकर के 996 ईस्वी था, ठीक है। चलिए अब हम लोग पाल वंश को आरंभ करते हैं। देखिए, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पौंड्र्या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश, ललिता द्वीप, मुक्तापीड़ और कनौज नरेश यशोवर्मन ने बंगाल पर आक्रमण किया था। कामरूप असम नरेश हर्षदेव के अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अतः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया। आक्रमणों के इस क्रम में बंगाल में चारों ओर अशांति एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, जिससे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल को अपना राजा चुना तथा उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया,
ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि 750 से लेकर के 770 ईस्वी में गोपाल का कार्यकाल था। देखिए, पाल साम्राज्य की स्थापना 770 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा गया है। धर्मपाल का जो शासनकाल था 770 से 810 ईस्वी था। देखिए, 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कनौज की गद्दी पर बैठाना था। आगे देखिए, आगे है धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार करवाया था। क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, दोनों का। आगे देखिए, उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों के राजस्व को दान में दे दिया था। ठीक है। आगे देखिए, धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। ठीक है, उस समय ये गुर्जर प्रतिहार और जो ये पाल वंश था, ठीक है, और जो राष्ट्रकूट वंश था, सभी का जो है यहाँ पास दिखाया गया है मैप में। ठीक है, देखिए, पालों का जो शासन था वो इधर के इलाका में था, गुर्जर प्रतिहार का शासन इधर के इलाका में था, और जो राष्ट्रकूट थे वो इधर के इलाका में शासन कर रहे थे। ठीक है, चलिए देवपाल के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी तक था। देखिए, धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। उसने प्राग ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित कर दिया। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगहर हार यानी कि जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीर देव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। उसने पाल राज्य की रूहमा या धर्म यानी कि धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है। ठीक है, देखिए, कनौज का महत्व क्या था? कनौज संघर्ष का क्षेत्र बनने के महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र था कनौज का इलाका। दूसरा, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। तीसरा, गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के चलते उसका महत्व ज़्यादा था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उपरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान व धर्म के महान संरक्षण थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था। संत रक्षित और दीपांकर, जिसे अतिश कहा जाता था, जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप प्रचार प्रसार किया। आगे है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे
जिन्होंने अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। देखिए प्रतिहार के बारे में। प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था। ग्वालियर प्रशस्ति में उन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का प्रथम वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनः निर्माण किया तथा लगभग 838 ईस्वी में कनौज पर फिर से अधिकार कर लिया। यह नगर लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज 836 से 885 तक इनका शासनकाल विष्णु का भक्त था तथा उसने आदि वराह की विरुद्ध रूप धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित है। भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। ठीक है। आगे है कि बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी के बीच में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर कहा है। अल मसूदी बताता है कि अल जुजूर के साम्राज्य में, ठीक है, लगभग 18 लाख गांव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। राजा की सेना में 4 समूह माने डिवीजन थी। ठीक है। प्रत्येक समूह में 7 से 9 लाख लोग थे। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोह सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। इसने इसे रघुकुल तिलक और रघुकुल ग्रामिणी कहा था। 915 से 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय के कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इस नगर को नष्ट कर दिया। 963 ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया। आगे है राष्ट्रकूट। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेट या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्धान महायज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है। आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी संभवतः सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया। गोविंद ने जयतुंग्रप भृतवर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में अधिक थी। वह स्वयं भी लेखक था तथा उसे राजनीति विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कवि राजमार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। इसके दरबार में जिनसेन एवं सकाटायन रहते थे। इन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। इसके शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी जो है वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय था।
कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त कर चोल साम्राज्य में के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा तथा आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया एवं एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को भी अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट दी। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत प्रार्थना के लिए मुस्लिमों की अपनी मस्जिदें भी थीं। इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट शासन कला और साहित्य के महान संरक्षण थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पोन्ना, रन्ना थे। प्रथम 2 विद्वानों का संरक्षक कृष्ण तृतीय था। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित थे। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। आगे का चैप्टर है दोस्तों चोल साम्राज्य, यानी कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, देखिए चोल साम्राज्य वाले चैप्टर में हम लोग मेनली कौन कौन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसे देख लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा चोल साम्राज्य का उदय, उसके बाद प्रांतक प्रथम का कार्यकाल शासनकाल, फिर राजराज प्रथम का, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, फिर राजाधिराज प्रथम, फिर राजेंद्र द्वितीय। चोल प्रशासन कैसा था, चोलकालीन कर कैसा था, प्रमुख समितियाँ, दक्षिण के प्रमुख युद्ध और चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चोल साम्राज्य का उदय से आरंभ करते हैं। देखिए चोल वंश, विजयपाल संस्थापक थे, उसके विजयालय संस्थापक थे, फिर आदि प्रथम, परांतक प्रथम, गंडादित्य प्रांतक द्वितीय, सुंदर चोल इनको बोला जाता है, राजराज प्रथम इनको चूड़ामणि बिहार बोला जाता है, राजेंद्र प्रथम चोल झील निर्माण करवाया था, और इसके बाद है राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय और वीर राजेंद्र प्रथम, फिर इसके बाद है अधिराजेंद्र, और इसके बाद है मधुरांतिका प्लस कुलोत्तुंग प्रथम। इनको चोल चालुक्य वंश का मिलाप यानी कि संगम काल मानते हैं। फिर है विक्रम चोल, फिर कुलोत्तुंग द्वितीय, फिर राजराज द्वितीय, फिर राजाधिराज द्वितीय, फिर कुलोत्तुंग तृतीय, फिर राजाराज तृतीय, फिर राजेंद्र तृतीय। देखिए मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक पर शासन किया। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, पल्लवों और पांड्यों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय का जो पुत्र था एवं उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम था। लगभग 871 से 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा था। आदित्य प्रथम ने कोंडराय की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे है परांतक प्रथम। देखिए परांतक प्रथम का जो शासनकाल था वो था
907 से लेकर 955। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परांतक प्रथम राजगद्दी पर बैठा। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें चोल राजा पराजित हुआ। परांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंटक माधव का निवास था। सबसे समृद्ध चोल शासक राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम का जो शासनकाल था वो 985 से 1014 था। राजराज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। इसका वास्तविक नाम अरिमोर्ली बर्मन था। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौह व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की। इसने अपने शासनकाल में कांडलूर, सालेक लमरुत की भी उपाधि ग्रहण की। इसने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया। इसने मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। ठीक है, देखिए आगे है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा। राजराज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय थी। आगे है बृहदीश्वर मंदिर। देखिए प्रारंभिक समय में इसका नाम राजाजेश्वर शैव मंदिर था। इसके पश्चात इसका नामकरण बृहदेश्वर मंदिर किया गया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजराज प्रथम के शासनकाल में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल था 1014 से 1044। राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राजाओं को पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। श्रीलंका की विजय को परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगैट कोंड चोल, ठीक है, यानी कि गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मूड़ी गोंड चोल आदि उपाधियां भी धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई तथा उसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम अर्थात गंगा के चोल विजेता का नगर रखा था। 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया। अब उसमें मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे तथा चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था तथा इनके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इन विहार के व्यय के लिए एक गांव दान में दे दिया था। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल विजय था। आगे है राजाधिराज प्रथम। 1044 से 1052 इनका शासनकाल था। 1044 में राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल राजगद्दी पर बैठा। राजाधिराज ने अपना राज्याभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
आगे है राजेंद्र द्वितीय 1052 से लेकर के 1064 ईस्वी शासनकाल था। राजा धीराज की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र द्वितीय चोल राज सिंहासन पर बैठा, जिसने राज केसरी की उपाधि धारण की। चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 ईस्वी में चीन पहुंचा था। उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। वेंगी, तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण था। आगे है चोल प्रशासन। देखिए, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा का पद वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। राजा राज्य भूमि की उपज का 1/3 भूभाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। प्रशासन का वर्गीकरण मंडलम, कोटम, वलनाडु, नाडु क्रम में किया गया था। बृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुंदनम और छोटे अधिकारी सिरुंदनम कहलाते थे। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन में उर सभा, महासभा, नाटुर तथा उर का विशेष महत्वपूर्ण था। उर सर्वसाधारण का था तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गांवों में होती थी। नाडुओं की समितियां नाटुर तथा व्यापारियों की समितियां नगरम कहलाती थी। आगे है चोल प्रशासन। एक साइड है विभाग, एक साइड है अधिकारी। देखिए, मुंडला मंडाली ये मंडलम का सरदार थे। कुंदरकोटम दरबार में रहने वाले अधिकारी थे। पटैले या मुगबेटी ये राजस्व विभाग का छोटा अधिकारी था। विडयाधिकारीन ये कार्य प्रेषक या लिपि था। मध्यस्थ ये राजा द्वारा दिए गए अनुदान की देखभाल करने वाला अधिकारी था। ओलैनायम कम ये प्रधान सचिव था। वधा अधिकारी समाचार संप्रेषण लिपि। आगे है विदया मिल ये भ्रमण अधिकारी। आगे है तिरुवंदरम एक प्रधान कर्मचारी। ओलय सम्राट की आज्ञाओं का प्रारूप तैयार करना। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की अत्यधिक प्रभावशाली बनाना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी। उसका कहना है कि राजा की मृत्यु होती है तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते थे। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था तथा ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। चोलकालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें एक है उर और दूसरी सभा अथवा महासभा है। देखिए, उर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांवों के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। बड़े गांव को तनिऊर कहा जाता था। आगे है चोलकालीन कर। देखिए, आयाम राजस्व कर होता था। कुडैमय लगान होता था। मनाईरय गृह कर होता था। मरजाड़ी वृक्ष कर होता था। वासालितरम द्वार कर होता था। आजीविक कानू आजीविकों के कर होता था। कडाईरय व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर होता था। मगैन में कुम्हारों, लुहारों, सुनारों आदि पर लगता था। और पाड़ी कावल गांव सुरक्षा पर लगता था। कड़ैम सुपारी पर कर लगता था। कीड़ा कासू नर पशुधन पर लगता था। पेवरी तेल घानी पर लगता था। सदस्यों का चुनाव पर्चियाँ निकाल कर लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पद से हटाए जाते थे।
चोल शासनकाल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिले का निर्माण इस शैली की मुख्य विशेषता थी। ये मंदिर 5 से 7 मंजिल के होते थे तथा वे एक विशेष शैली में बने होते थे जिसे विमान शैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि प्रमुख समितियां। पेनवारियम ये जो था वो स्वर्ण समिति तथा धातु समिति था। तोटवरियम उद्यान समिति, ये इसमें भी 12 सदस्य होते थे। आगे है कि एरिबरियम, ठीक है, ये 6 सदस्यों का तालाब की मरम्मत के लिए एरियाम नामक कर के लिए किया जाता था। आगे है समवतस्य वरियम, ये 12 बुजुर्ग विद्वान सदस्यों की समिति होती थी। आगे है उदासीन वरियम, ये सन्यासियों व विदेशियों के देखभाल से संबंधित था। आगे है कनकु वरियम, यह लेखा जोखा से संबंधित था। धर्म वरियम, यह विद्याध्ययन की व्यवस्था करती थी। आगे है न्यायातार वरियम, यह न्याय समिति थी। कलनी वरियम, यह लेखा की देखभाल से संबंधित है। मूल पड़ैयार, यह धार्मिक संस्था जो मंदिरों की देख रेख करती थी वो थी। आगे है गणवरियम, ग्राम के कार्यों की व्यवस्था के लिए ये होता था। मंदिर के मुख्य भवन के सामने सामान्यतः स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था जिसकी छत सपाट होती थी। स्तंभों को अलंकृत किया जाता था। इस कक्ष को मंडप कहते थे। इन मंदिरों में देवदासियां नृत्य करती रहती थी। ये देवदासियां देवताओं की सेवा में समर्पित स्त्रियां होती थी। मंदिर के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची 4 दीवारी से घिरा रहता था। 4 दीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंह द्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है। मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गगेंगो कोंडचल्लोपुरम का मंदिर है। आगे है नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जा सकता है। इस काल में कांस्य मूर्तियां अधिक निर्मित हुई है। होयसलों की राजधानी हेलेवीड में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। इनमें सबसे भव्य होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे है इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने एक नई ऊंचाई को स्पर्श किया। इसका एक उदाहरण सुरनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। इस काल में संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता थी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। चलिए आगे देखिए, आगे है कि 6वीं से 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार और नयनार कहे जाने वाले ये संत क्रमशः विष्णु और शिव के भक्त होते थे। आगे है कि 11वीं सदी में कंबन, ओटकुट्टन और पुगालेंदी नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। आगे है कंबन का काल जो विद्वान की दृष्टि में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्राथमिक चरण था। ठीक है, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है वो। ठीक है, आगे देखिए, कंबन की रामायण को तमिल साहित्य में उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। पंपा, पोना और रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। 10वीं सदी में पंपा, पोना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंपा ने आदि पुराण, पोना ने शांति पुराण और रन्ना में अजीत पुराण लिखा। ये सभी पुराण तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। आगे है दक्षिण के प्रमुख युद्ध। देखिए, तकोलम का प्रथम युद्ध कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट और प्रांतक प्रथम के बीच हुआ। इसमें कौन जीता? ठीक है, तो इसमें जो कृष्ण तृतीय थे वो जीत गए। आगे है तकोलम का द्वितीय युद्ध, वीर पांडे जीते गंडारादित्य से। कुंडलम संगमम का प्रथम युद्ध राजेंद्र द्वितीय जीते
सोमेश्वर प्रथम से। आगे है कुंडलम संगम का द्वितीय युद्ध, वीर राजेंद्र जीते सोमेश्वर प्रथम से। ठीक है, आगे है बेलूर का युद्ध, परांतक प्रथम जीता राज सिंह द्वितीय से। चेबूर का युद्ध जो है वो परांतक द्वितीय जीता वीर पांडे से। कोपम का युद्ध ये राजा धीराज जीता सोमेश्वर प्रथम से। मणिमंगलम का युद्ध राजेंद्र द्वितीय राजा घोषित नरसिंह वर्मन प्रथम जीता पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्यों से। आगे है कि चोलकालीन ऐतिहासिक स्थल, देखिए वेलूर, यहाँ पांड्यों व श्रीलंका की संयुक्त सेना को परांतक प्रथम ने पराजित किया था। वेंगी, आंध्र तट पर स्थित जहाँ राजराज प्रथम ने पूर्वी चालुक्यों पर प्रभुत्व स्थापित किया। उत्तर मेरूर, यहाँ से चोल वंश से संबंध 909 ईस्वी तथा 929 ईस्वी को 2 अभिलेख मिले हैं। आगे है गंगई कोडम चोलपुरम, यह नगर की कावेरी पट्टनम के पास राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत अभियान की सफलता के बाद बनवाया था। 5वां तंजौर, चोल साम्राज्य की राजधानी जहाँ राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर है। 6ठा अनई मंगलम, यह गांव शैलेंद्र शासक को चूड़ामणि बिहार के निर्माण के निमित्त दिया गया था। नेगापट्टम, कोरोमंडल तट पर स्थित जहां शैलेंद्र शासक ने राजराज प्रथम के समय बिहार बनवाया था। आगे है 8 नंबर का अनुराधापुर, चोल युग में श्रीलंका की राजधानी जिसे राजराज प्रथम ने ध्वस्त कर दिया। आगे है तकोलम, यहाँ 949 ईस्वी में हुए युद्ध में राष्ट्रकूटों द्वारा चोल उत्तराधिकारी राजराज द्वितीय को मृत्यु हुई। आगे है संडी मटियक्यू, अरब सागर में स्थित क्षेत्र जहाँ राजेंद्र प्रथम ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आगे है कि नथ मिलई, यहाँ विजयालय चोलेश्वर मंदिर के अवशेष हैं। आगे है चिंदवरम, यहाँ चोल शासकों का राजाभिषेक होता था। कंडलूर, त्रिवेंद्रम के निकट स्थित जहाँ राजराज प्रथम ने चेरों को पराजित किया। आगे है पोलरुआरा, ठीक है, पोलन रुआ, इसे राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर प्रभुत्व स्थापित कर उसे अपने साम्राज्य में अंग बनाया। आगे है तोंडमल्लम मंडलम, नवीन चोल से संबंधित भूमि है ये। आगे है चोलकालीन मध्य महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों की दी गई भूमि होती थी। ब्राह्मदेय एक भोग्य ब्राह्मणों को स्वयं उपभोग हेतु दी गई भूमि होती थी यह। आगे है प्रभु मान्य, राजा के स्वामित्व वाला भूमि का बड़ा भाग था यह। अग्रहार या गणभोग्य यह ब्राह्मणों की सामूहिक भूमि थी। आगे है कलंजू, ये चोल स्वर्ण सिक्के थे। आगे है वनज व्यापारियों का संगठन था। साल भोग शैक्षिक परियोजना हेतु बनाया भूमि था। और वरित्योग्यक पाक ये राजस्व विभाग का पंजिका था। आगे का चैप्टर है दोस्तों संघर्ष का युद्ध, ठीक है। देखिए 1000 से लेकर के 1200 ईस्वी तक ऐसा हुआ था संघर्ष का युद्ध। देखिए अरबों का आक्रमण सबसे पहले पढ़ेंगे 1009 ईस्वी से पहले। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादूरी द्वारा रचित पुस्तक फुतू अल बलदानी और चचनामा में मिलती है। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर भट्टा के पास देवल बंदरगाह को पराजित कर लिया तथा इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तुर्कों का आक्रमण, सबसे पहले अल्पतगिन गजनवी वंश का संस्थापक था अल्पतगिन। गजनवी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया था अल्पतगिन। आगे है सुपुक्तगिन, भारत का प्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था भारत पर आक्रमण करने वाला सुपुक्तगिन। 986 ईस्वी में सुपुक्तगिन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल सिंह के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल सिंह पराजित हुए। आगे है महमूद गजनवी। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। यामनी वंश ज्येष्ठ पुत्र, भारत के 17 बार आक्रमण 1025 ईस्वी में
सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण। आगे है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। भारत में मुस्लिम राज्य की वास्तविक संस्थापक थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आगे है कि मोहम्मद गौरी के दास, सबसे पहला है ताजुद्दीन यालदौजा, गजनवी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। नासिरुद्दीन कुचाबा ऊंच मुल्तान थे। और बख्तियारुद्दीन खिलजी, ये बंगाल का शासक था उस समय का। देखिए, सिंध क्षेत्र में अरबों ने खजूर की खेती और ऊंट पालना शुरू कर दिया। इसके पश्चात सिंधु क्षेत्र में पहली बार जजिया कर लगाया तथा बिरहम नामक सिक्का चलाया। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 998 ईस्वी में गजनवी की गद्दी पर बैठा था। आगे है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी का सबसे प्रसिद्ध व विनाशकारी आक्रमणकारी था सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण। गजनवी के आक्रमणों का उल्लेख, ठीक है, आक्रमण का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी मुल्तान के मुस्लिम शासकों के बीच भी युद्ध लड़ा था। आगे है महमूद गजनवी ने हिंदकुश शाही शासकों के विरुद्ध आक्रमण संघर्ष आरंभ कर दिया। 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित कर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में छोड़ दिया। जयपाल अपनी पराजय से इतना हतोत्साहित हो गया कि उसने स्वयं को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। हिंदू शाही राजधानी वहिंद में 1008 से लेकर 1090 ईस्वी के आसपास महमूद और आनंदपाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। महमूद गजनवी ने घुड़सवार धनुर्धरों के आक्रमण ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। उसने थानेश्वर, कनौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से अत्यधिक मात्रा में संपत्ति लूटी। उसने अपने इस्लाम का यश बढ़ाने वाले बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजन के रूप में पेश किया था। उसके द्वारा सबसे साहित्य और प्रबल आक्रमण 1018 ईस्वी में कनौज पर किया गया था, जो और 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। महमूद गजनवी के साथ अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। आगे है कि अल-बुरूनी द्वारा लिखित पुस्तक किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 80 अध्यायों और अनेक उपाध्यायों से विभक्त है। आगे है महमूद गजनवी के मृत्यु के पश्चात सेलुजुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे है राजपूत राज्य। उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान सबसे महत्वपूर्ण थे। राजपूत समाज का आधार कुल क्लैन था। प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज मानता था। 10वीं और 12वीं सदियों के मध्य के काल को उत्तर भारत के मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली में प्रधानता प्राप्त है वह नगर शैली कहलाती है। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत के दक्कन है। इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे उदाहरण मध्य प्रदेश में खजुराहो की मंदिर है, उड़ीसा में भुवनेश्वर की मंदिर है। इस शैली की सर्वपूर्ण विशेषताओं को खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तथा कांदरिया महादेव मंदिर में परिलक्षित करते हैं। आगे है कि उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर है। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इस काल में बनवाया गया था। आगे चालुक्य शासक भीम के प्रसिद्ध मंत्री
वास्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो मुहम्मदीन बिन शाम के नाम से जाना जाता था, गजनवी के सिद्धांत पर बैठा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, जिसके पश्चात 1778 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया। यह मुस्लिम गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। आगे है कि जिस समय मोइनुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और कक्ष को पर्दान्वित कर रहा था, उसी समय मात्र 14 साल की एक विशेष किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम पृथ्वीराज द्वितीय था। पृथ्वीराज द्वितीय 1178 से 1892 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र का आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया था। इसी युद्ध में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उदल नामक दो भाई वीरगति प्राप्त हो गए थे, लोकगीत के नायक बने। चलिए आगे है तराइन की लड़ाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद यानी भटिंडा पर दोनों के अधिकार को लेकर हुई। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की सेना बुरी तरह पराजित हुई। 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में उसने 1,20,000 सैनिक के साथ कूच किया। इसमें 10,000 घुड़सवार धनुधारी भी शामिल थे। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर में शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। उसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया। आगे है तराइन के युद्धों का वर्णन। आगे है मिनहाज उस मिराज में किया गया है तराइन के युद्धों का वर्णन। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया तथा भारत का राजकोष अपने विख्यात गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में के बाद उसके भारतीय राज्यों का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हो गया। मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यालदौज को गजनवी का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस आने गृह प्रांत की ओर जाते समय मोहम्मद गौरी की दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।